मुझे तो हम आपकी भी सेंड बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, अब से थोड़ी ही देर पहले डीजी ISPR उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। सानहा 9 मई के बाद पाक फौज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और इसमें बता दिया गया है मिलिट्री की तरफ से कि सानहा 9 मई में जिन फौजी अफसरान की तरफ से गफलत का मुजाहरा किया गया, उनके खिलाफ क्या तादीबी कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ क्या इदारा जाती कार्रवाई हुई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि फौज का सिस्टम जो लोग समझते हैं, मुझे फौज के सिस्टम का अंदाजा है, वहां पे किसी भी अफसर के लिए, किसी भी जवान के लिए फौज में काम करना, कौम की खिदमत करना, उसके लिए सबसे बड़ी शान होती है, उसका सबसे बड़ा मान होता है, उसका सबसे बड़ा एजाज होता है, उसका रैंक उसकी डिग्निटी का सबसे बड़ा जरिया और सबसे बड़ा वसीला होता है। और फौज में किसी ऑफिसर को, किसी जवान को उसकी नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, वो भी किसी ऐसे वाकये पे जो कि कौमी सानेहा करार दिया जा चुका हो, और वो भी ऐसा वाकया कि जहां पे उसके एरिया ऑफ कमांड या उसका एरिया ऑफ अथॉरिटी या उसका एरिया ऑफ ड्यूटी, वहां पे उसकी नेग्लिजेंस पाई जाए, ये एक बहुत बड़ी तहकीर का बाइस होता है। ये किसी भी फौजी के लिए एक बहुत बड़ी उसकी डिग्निटी के खिलाफ बात होती है कि उसका जो एरिया ऑफ कमांड, एरिया ऑफ अथॉरिटी, एरिया ऑफ ड्यूटी है, वहां पर नेग्लिजेंस की बुनियाद पे उसके खिलाफ ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो बल्कि उसको नौकरी से बरतरफ भी कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी तहकीर का बाइस होता है। और किसी लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बर्खास्त कर देना, वो भी एक कौमी सानहे में गफलत का मुर्तकिब पाए जाने के हवाले से, ये बहुत बड़ा एजाज के मुखालिफ एक काम है। लेकिन फौज ने खुद एहतसाबी का एक ये मिसाल कायम करके एक बहुत अहम पैगाम दिया, बहुत बड़ा पैगाम दिया है और बता दिया है कि सानहा 9 मई फौज के लिए बतौर एक रियासती इदारा कितना बड़ा मायने रखता है, कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। और ये भी साथ बता दिया है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी है, वो इदारे के अंदर से ही शुरू होगी 9 मई के हवाले से। और ये इस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ। तो बावजूद इसके कि डीजी ISPR ने एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, उनसे जब ये सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है, तो उन्होंने इसी जवाब से आगाज किया कि सब्सिडीज केस है, वो इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन पूरी कौम को आज ये पैगाम मिल गया डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि अगर एहतसाब का अमल फौज के अंदर से शुरू हो सकता है 9 मई के हवाले से, तो फिर चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, उसके खिलाफ जो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है, जो इंसाफ की तलवार है, वो यकसा होना चाहिए। इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ यकसा होना चाहिए ताकि इस किस्म का कौमी सानेहा आइंदा रोनुमा ना हो। शोहदा की खुदा माफ करे, ये कहना नहीं चाहती मैं, लेकिन जिन शरपसंदों की तरफ से, जिन दहशत गर्दों की तरफ से इसकी मज़मूम कोशिश की भी गई जो कि नाकाम हुई कि शोहदा की खुदा न खास्ता तहक़ीर की जाए, उनके तक़द्दुस में, उनके इज्जत और एहतराम में कमी लाई जाए, तो फौज ने आज बता दिया कि फौज के अपने अंदर से एहतसाब का अमल शुरू होगा और ये सिविलियंस तक भी जाना चाहिए। सो एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर्स, उन समेत 15 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। बहुत सौ के खिलाफ कार्रवाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि फौज के अंदर जो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है, जो इंसाफ की तलवार है, बड़ी सख्त है, बड़ी कड़ी है और उसका मुजाहरा एक कौम ने आज देख भी लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। 2-3 चीजें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये एक तरह से एडमिशन है कि फौज के अंदर म्यूटनी हो गई थी। कतन ऐसी बात नहीं है। खुद एहतसाबी को म्यूटनी का नाम न दिया जाए। फौज के अंदर कतन कोई बगावत नहीं थी, लेकिन ये फौज ने खुद एहतसाबी की आला मिसाल कायम की और बता दिया कि इस किस्म के कौमी सानेहात पे फौज के अंदर, चाहे वो जवान हो, चाहे वो आला अफसर हो,
किसी भी तरह गफलत का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जा सकती, चाहे वो फौज का हाजिर सर्विस ऑफिसर हो, हाजिर सर्विस जवान हो, चाहे वो फौज का रिटायर्ड ऑफिसर या रिटायर्ड जवान ही क्यों ना हो। फिर एक चीज ये बार बार कही जा रही है कि जी फौज ने 9 मई को रिस्ट्रेन का मुजाहरा क्यों किया और अब क्यों सजाएं दी जा रही हैं। फौज के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए इस किस्म के किसी भी वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ एंगेजमेंट होती है, मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है। अव्वल तो ये होता है कि आप अगर इस तरह की कोई चीज़ रूनमा हो, कोई मॉब अटैक हो, कोई भी अटैक हो, तो आप पहले एक वर्बल वार्निंग जारी करते हैं। वर्बल वार्निंग भी अगर काम नहीं आती तो फिर आप एरियल फायरिंग कर सकते हैं। एरियल फायरिंग भी अगर काम नहीं आती तो फिर आप शूट एट फीट कर सकते हैं कि जो भी मॉब आ रहा हो, जो भी अटैक हो रहा हो, जिनकी तरफ से भी आप उनके पाँव की तरफ शूट कर। अगर फिर भी वो डिस्पर्स ना हो तो फिर लास्ट रिसोर्ट के तौर पे आप शूट टू किल कर सकते हैं। लेकिन जो भी जवान, चाहे वो जवान हो चाहे वो ऑफिसर हो, उसका जो एरिया ऑफ कमांड है, जो एरिया ऑफ एंगेजमेंट है, जो एरिया ऑफ ड्यूटी है, जो भी पोस्ट है, जो भी इंस्टॉलेशन है, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। ये फौज के अंदर एक वाज़ेह डायरेक्शन है कि आप जब इस किस्म की सिचुएशन में हो, आप जब क्राइसिस की सिचुएशन में हो, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हो, वॉर की सिचुएशन में हो, आपका एरिया ऑफ कमांड, एरिया ऑफ अथॉरिटी, एरिया ऑफ ड्यूटी, उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप रिट्रीट नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि फौज के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी हुई है और जो गफलत पाई गई है उसी के हवाले से कार्रवाई हुई है। चूंकि ये तमाम पाकिस्तानी थे इसलिए फौज ने उस वक्त रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। डीजी ISPR ने भी इसको वाज़ेह कर दिया कि अगर हम उस वक्त फायर खोल देते या हम कुछ भी एक्सट्रीम मेजर ले लेते तो जो साजिश थी वो साजिश कामयाब हो जाती। उस वक्त उस साजिश को पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम बनाया गया, लेकिन जिन लोगों को फौज के अंदर ऑफिसर्स को हाजिर सर्विस जो कि वहां रिस्पॉन्सिबल थे, जब उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, जिसका नतीजा आज डीजी ISPR ने कौम के सामने वाज़ेह भी कर दिया। तो बहरहाल इन चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल मामलात भी हैं और फौज ने अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी जाहिर कर दी। क्या सिविलियंस की तरफ ये मुजाहरा कभी हो सकता है, खासतौर पर हमारी हुकूमतें, वो भी तो अकाउंटेबल हैं कहीं ना कहीं अवाम को, तो वहाँ पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम है, इस पर भी आज सवाल करेंगे प्रोग्राम में। प्लस कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। नेशनल असेंबली में लॉ पास कर दिया गया है नाअहली के मुद्दत के हवाले से। नवाज शरीफ दुबई में हैं जहां पे जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। मरियम नवाज शरीफ भी जो है वो कर रही हैं मुलाकातें। सो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे आज प्रोग्राम में। पॉलिटिक्स के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे मुस्लिम लीग नून के भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो आज डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ये आज पूरी कौम के लिए, एंड हाउ डू यू सी दिस? एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसर्स नौकरी से बर्खास्त, बाकियों के खिलाफ इस वक्त चल रही है कार्रवाई, हाउ डू यू सी दिस? देखें गरीदा, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत मकसद था और यही मकसद था कि तमाम अबहाम शक व शुबहात खत्म किए जाएं कि ये तो नहीं है कि सिर्फ फौज जो है वो सिर्फ सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल में कोशिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसने भी गफलत का इवन मुजाहरा किया, बिकॉज दैट डे फौज ने बड़ा रिस्ट्रेन किया। यू नेवर वांटेड कि जो उनकी प्लानिंग थी प्लानर्स और एग्जीक्यूटिव्स की, कि कहीं खुदा ना खास्ता फौज ओवर रिएक्ट कर ले और खून खराबा हो जाए, और उसके बाद क्या हालात होते हैं, दैट वी कैन वेल इमेजिन। अल्लाह ने बड़ा करम किया और सोच समझ के फौज ने बड़ी अमली से इसको कंट्रोल किया। लेकिन जहां गफलत हुई है फौज, उसमें हमारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सख्त सिस्टम। राइट, आपके सामने इससे पहले भी कोर्ट मार्शल हुआ, एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट को 14 साल कैद हुई और एक 1 स्टार ब्रिगेडियर को एग्जीक्यूशन मौत हुई। उसके बाद आज बड़ा क्लियर कर दिया कि 4 स्टार जनरल्स के एक के भतीजी हैं, नवासी है, एक का दामाद है, उनके भी कार्रवाई। ये तो रिटायर्ड हो गए ना, ये रिटायर्ड हो गए। सर्विंग का देखें, सर्विंग 1 3 स्टार और 2 अदर ऑफिसर्स दे हैव बीन डिसमिस्ड ऑन सर्विस। उसके बाद 2-3 लेफ्टिनेंट मेजर जनरल और उसके साथ 7 ब्रिगेडियर्स दे आर अंडर ट्रायल, उनके साथ और ऑफिसर्स। राइट,
اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سخت ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر ہے، اور وہ بھی نہیں کہ اتنا ٹائم لگتا ہے نہ، اس کے بعد امیڈیٹلی جو بھی پوائنٹ اگر کوئی کلیئر کرتی ہے دیر ایٹ فالٹ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. رائٹ. لائک پر یہ بھی بڑا کلیئر میسج دیا کہ وی آر ویری سیریس اباؤٹ اٹ، کیونکہ وی نیور وانٹ کہ آئندہ کے لیے بھی کوئی گروپ یا جتھا یا پولیٹیکل پارٹی پھر اس طرح ایکشن کرے کہ جی ہمیں تو چھوڑ دیا تھا اور تو انکریج. سو دے وانٹ ریٹرنس افیکٹ تاکہ سزا ملے ایگزامپلری. سر اسی پوائنٹ سے ڈیبیٹ آگے لے کے جاؤں گی، آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ فوج نے پیغام دے دیا کہ دس ہیز ٹو بی دا ٹیسٹ کیس، لیکن ملٹری نے اپنے اندر تو دے دیا. سو مظہر عباس صاحب یہ سوال لے کے میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے. کیا یہ واضح پیغام ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس لگا ہوا ہے، ملٹری نے شو کر دیا کہ ان کے اپنے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اپنے آفیسرز کے خلاف وہ کیا کاروائی لے سکتے ہیں، کیا کاروائی کر سکتے ہیں. سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیا یہ پیغام بھی ہے سپریم کورٹ کو یا پوری قوم کو کہ سویلینز کو بھی کسی صورت یہاں سے بخشا نہیں جانا چاہیے تاکہ اس قسم کا سانحہ دوبارہ نہ ہو سکے؟ شکریہ غریدہ. دیکھیے دو چیزیں ہیں. جی. ایک چیز یہ کہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اگر ہم دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج اگر دیکھیں تو اس میں غصہ بھی تھا، وہ بہت فرم بھی تھے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فوج کے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ کس طریقے سے کیا، اور افسران کے جو ہے وہ بتائے کہ کس رینک کے افسران کے خلاف کارروائی ہوئی. اب جو سپریم کورٹ میں ایشو ہے جب ہم سویلینز کی بات کرتے ہیں تو یہی تو کوشچن ہے کہ آپ فوج نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اور انہوں نے ثابت کیا کہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک انہوں نے کہاں کہاں جو ہے وہ اس کو وہ کیا ہے. اب یہاں جو کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا سویلین کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو یا سویلین کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہو. کیونکہ جب ہم فوج کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اگر یہ کہتی ہے، ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوگا، کہ نہیں ان کا ٹرائل سویلینز کورٹ میں ہی ہونا چاہیے، سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہونا چاہیے، تو اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا ابہام ہے. اور چونکہ بادی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایون جو ہے وہ بہت بڑی کانسپریسی جس میں پنڈی سازش کیس آپ اٹھا لیں، پنڈی سازش کیس اگرتلا جو کیس، سب سے پہلا، جی اگرتلا تو بعد میں ہے، لیکن پنڈی سازش کیس بھی جس میں سرونگ آرمی آفیسرز تھے اس وقت 52 میں 53 میں، ان کا ٹرائل بھی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوا تھا. اصل چیز یہ ہے کہ یہاں مجھے تھوڑا سا اس میں جو آج پریس کانفرنس تھی، ظاہر ہے ہم پریس کانفرنس میں تو نہیں تھے، لیکن میرے ذہن میں یہ کوشچن ہے، اور اگر بریگیڈیئر صاحب اس کا جواب دے سکیں کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان لوگوں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا، ان کے خلاف کارروائی ہو گئی. میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور جس میں 200 جگہوں پہ بقول ڈی جی آئی ایس پی آر اٹیک ہوا ہے، تو کیا یہ ایک کوئی جوائنٹ کانسپریسی تھی، کوئی مشترکہ سازش تھی، یا ایک طرف صرف ان کو سزائیں دی گئی ہیں جنہوں نے کرمنل نیگلیجنس کی ہے، اور وہ پارٹ اینڈ پارسل آف یعنی کہ مظہر عباس صاحب کیا آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ فوج کے اندر میوٹنی کی کوئی قسم تو نہیں تھی؟ نہیں، میں بالکل میوٹنی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم جب جملوں کا سلیکشن آف ورڈز میں ہم بہت کمزور ہوتے ہیں. میں صرف یہی وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان تمام افسران کو، کیونکہ باقیوں کے بارے میں کہا ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، یہ چونکہ اس کے اندر ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، سازش ہوئی تھی تو کیسے ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی. کیونکہ سازش کا جب آپ بیانیہ بناتے ہیں تو سازش کی مین تعریف یہی ہوتی ہے کہ اس میں کون لوگ شریک تھے، کہاں سازش ہوئی، کوئی کنائیونس تھا یا نہیں تھا. سر یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ میں سامنے آنی چاہیے؟ کیونکہ ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں سر، آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں سیکیورٹی ذرائع سے، سیکیورٹی کے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس irrefutable ایویڈنسز موجود ہیں، ماسٹر مائنڈ کون ہے، کہاں سے پلاننگ ہوئی. تو یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے نا. نہیں غریزہ تو آج کیوں نہیں بتایا؟ اگر کسی کے بارے میں آپ کے پاس غیر مبہم شواہد موجود ہیں
تو آج اس چیز کو بتانا چاہیے تھا نا کہ ہی اور مور دین ون پرسن کانسپریسی ہوتی ہے تو ظاہر اکیلا آدمی تو نہیں کرتا، اس میں زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں. کون ہے کانسپریٹرز، کون ہیں؟ ہاں یہاں پہ ریسٹرینٹ کیوں شو کیا جا رہا ہے؟ یہ مظہر عباس صاحب کا بڑا ویلڈ سوال ہے سر. یہ سوال ہے کہ ذرا گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں، بیکاز گورنمنٹ بھی ظاہر ہے اس میں ایک فریق ہے، سپریم کورٹ میں بھی فریق لگی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. بٹ کمنگ ٹو یو طارق فضل صاحب، پہلے ماسٹر مائنڈ کون ہے سانحہ 9 مئی کا؟ آپ کو تو پتا ہوگا نا، آپ لوگ حکومت میں ہیں، فوج حکومت کا حصہ ہے، ریاست کا حصہ ہے. ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ مظہر عباس صاحب کا جو سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنسز موجود ہیں قوم کے سامنے، آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ ون اینڈ سیکنڈلی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس کیا یہ واضح پیغام ہے کہ سویلینز کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے؟ طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، سب سے پہلے جو بات آپ نے کی ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے 9 مئی کے واقعات کا، جسے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے. جو حادثہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ لمحوں میں نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں کہ وقت اور حالات برسوں اس کی پرورش کرتے ہیں. تو یہ جو 9 مئی کا واقعات ہیں، ان کی پرورش عمران خان صاحب کے ان تمام بیانات نے، ان تمام اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف اور فوج کے سپہ سالار کے خلاف وہ مسلسل دیتے رہے. ویسے تو وہ 2014 سے ہی مسلسل شر پھیلا رہے ہیں، لیکن پچھلے سال اپریل سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے، اس کے بعد سے لے کے 9 مئی تک ہر دن ان کا بیان جو ہے وہ اداروں، فوج، ان کے سپہ سالار کے خلاف جتنے بیانات آئے ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، وہ سب آپ کو پتہ ہے. تو یہ وہ تسلسل تھا جو آگے جا کے کلمینیٹ ہوتا ہے، یعنی اختتام پذیر ہوتا ہے 9 مئی کے واقعات کی شکل میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں؟ یہ تو میں یہ کہوں گا کہ براہ راست سبب ہیں عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کا. یہ جو میں نے کہا سر ماسٹر مائنڈ ہے کہ نہیں؟ سر ماسٹر مائنڈ ہے کہ نہیں؟ آپ حکومت میں، آپ ماسٹر مائنڈ پہ آتا گھبرا کس بات سے؟ اب ماسٹر مائنڈ پہ آتا ہوں. نہیں، میں بات کرنے نہیں دے رہی، بات کرنے دیتی تو آپ کو سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ تو میں نے کہا نا کہ اس لحاظ سے وہ تو براہ راست یعنی وہ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے واقعات کے، براہ راست اپنے ان حرکات و سکنات اور بیانات کی وجہ سے. دوسرا جو ماسٹر مائنڈ کی بات ہے جی، کہ مجھے یہ بات پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے ایسے باتوں میں بتائی ہوئی ہے، ان کے ورکرز نے، ان کے چند لیڈرز نے، کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کہ عمران خان سے گرفتاری ہوئی تو ہم ملٹری تنصیبات پہ حملے کریں گے، ہم پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے دوسری تمام سیاسی جماعتوں کی، ان کے گھروں پہ بھی حملے کریں گے. یہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، میرے پروگرام میں بتا چکے ہیں، آپ یہ بتا چکے ہیں. میں بتا چکا ہوں، آف کورس بتا چکا ہوں. اچھا، اب یہ کہ یہ تیاری کس نے کی، وہ ساری باتیں کہاں پہ ہوئیں، یہ چند وہ باتیں ہیں جو کہ ابھی ہمارے پاس، جیسے آپ نے کہا نا کہ irrefutable ایویڈنسز ہیں، لیکن ابھی تک وہ سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ اس لیے کہ کوئی بے گناہ اس میں نہ پکڑا جائے. اگر کسی طرف سے ایک کوئی شہادت ملی ہے یا ایک کوئی ثبوت ملا ہے، اس کو ویریفائی کیا جائے، ری ویریفائی کیا جائے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ یہ کہیں کہ اس وقت وہ پروسیس چل رہا ہے، تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. تیسری بات کہ آج جو پریس ریلیز آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں دیکھیں فوج نے جو یہ ایکشن کیا ہے اور فوجی افسران کے خلاف جن کی آپ یہ کہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ غفلت تھی، یا وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے، یا اور بھی کسی طریقے سے انہوں نے اس میں نان پروفیشنلزم کا ثبوت دیا ہے 9 مئی کے واقعات میں، تو فوج نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم نے اس کو بہت سیریس لیا ہے. جیسے عوام نے اس کو بہت سیریس لیا ہے، لہذا فوج نے بھی اس کو بہت سیریس لیا ہے بطور ادارہ. اور وہ کسی صورت میں ان لوگوں کو جو ان واقعات میں بالواسطہ بلا واسطہ ملوث تھے، میں سول کی بات کر رہا ہوں، وہ انہیں معاف نہیں کریں گے. حکومت کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اور نہ کیا جانا چاہیے، تاکہ آئندہ پاکستان میں کبھی اس طرح کے واقعات نہ ہوں. لیکن معاف کیسے نہیں کیا جائے گا؟ کیا ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہوگا؟ کنڈی صاحب یہ سوال ہے کہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 فوجی افسران نوکری سے فارغ. آپ کو پتا ہے فوج میں یہ کتنی بڑی
तहकीर का बाइस होता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आपका रैंक आपसे वापस ले लिया जाए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आला ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। कितना बड़ा मैसेज है ये, और क्या जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या उसके लिए भी मैसेज है डीजी ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज जो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसने एक बहुत ही अहम पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया जो उनके आर्मी के जो लोग थे। मतलब है कि मैं समझता हूँ कि आर्मी की तारीख शायद ही ये एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट थी जिसमें उन्होंने जो अपने अंदर खुद एहतसाबी की जो की और जिसमें जिन लोगों को निकाला, उन्होंने अपना रिजल्ट सामने रख के बताया कि हमने अभी तक ये किया। हम माजी में हमेशा ये कहते रहे कि जी सिविलियन को तो सब कुछ होता है, इन्होंने कभी भी ये नहीं किया और जो इनको जो है माफ कर दिया जाता है या ये लोग चले जाते हैं, लेकिन वो आज अपने रिजल्ट कार्ड के साथ आए कि हमने ये काम किया। देखिए, ये 9 मई का जो वाकया पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि ये पहले ऐसा कोई वाकया पेश नहीं है। ये एक बड़ा एक दर्दनाक, अफसोसनाक और जो भी आप इसको वाकया था, इस पे कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि ये चीजें होती हैं। और अभी आप बहस कर रहे थे कि मास्टरमाइंड कौन था। मास्टरमाइंड देखें, आपको नहीं पता था कि मास्टरमाइंड कौन था जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहता है PTI का चेयरमैन कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो ऐसे वाकयात तो होंगे। और फिर उसके बाद अगले 2-4 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पे उनको हाई कोर्ट लाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एक चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे जो है उनको जब हाई कोर्ट लाया जाता है और हाई कोर्ट में जिस किस्म की वो स्टेटमेंट देते हैं, वो भी उसके बाद भी जो स्टेटमेंट देते हैं वो सबके सामने, और जिस तरीके से उनकी ऑडियो लीक्स आई हैं, जिस तरीके से उनकी ऑडियो लीक्स पे उनकी पार्टी के बाकी लोगों की, सेकंड टियर की लोगों की जो है, यानी कि हुकूमत की दोनों जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सानहा 9 मई के मास्टरमाइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा हैं। इसमें कोई दो राय तो नहीं है। मुझे अगर पार्टी का लीडर बोलेगा कि आपको ये काम करना है तो वो काम करेगा। हमने कई दफा, आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, माजी में मैं समझता हूँ कि रियासत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। मैंने कई दफा भी ख्याल से कहा है, लेकिन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि आप जाकर कोर कमांडर घर पे हमला कर लें, आप प्रेसिडेंसी पे हमला कर लें, वहाँ पर से उलाक बैठा हुआ है या मुशर्रफ बैठा हुआ है, या आप कहें कि जी फौजी अमलाक पे हमला कर दें। भाई, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस वतन के लिए, उनके साथ उनके साथ आप ये कर रहे हैं, उनके मुजस्मों, उनके यादगारों के साथ ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल काबिल मज़म्मत अगर बहुत छोटा लफ्ज़ है, इसकी सजा वाकई मिलनी चाहिए। लेकिन बिफोर आई गो टू ब्रेक, कुंडी साहब माजरत आपको कठिन करने के लिए, बट मैं ब्रेक के बाद दोबारा भी आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन मुझे क्विकली ये बता दें कि ये जो DG ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केस के हवाले से भी अहम पैगाम है? कुंडी साहब, आम पैगाम तो मैं नहीं कह सकता। देखें, हमें बहुत से बेंच पे एतराज़ात थे, माजी में भी एतराज़ात थे। हमने कई दफ़ा कहा कि PTI के 83-85 केस इसी खास बेंच पे लगे थे और उनमें 2 फैसले नहीं हुए थे और हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखें, अगर आप ऐसे जो आखिर दिनों में जिस तरीके से रवैया रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और आप एक पार्टी के चेयरमैन को गुड लक भी कहें और गुड रिसीव भी कहें, उसको प्रोटोकॉल में लाएं भी सही, उनको अपना गेट भी इस्तेमाल करना चाहिए, उनको रेस्ट हाउस में भी रखें, उनको जमानतें भी दिलवाएं, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में मतलब पाकिस्तान में क्या इंसाफ मिलेगा? जब अदल और इंसाफ इस मुल्क में खत्म हो जाए तो माशरा तबाह हो जाता है। लिहाजा देखें, पहली दफा पाकिस्तान में पहले कभी एक वाकया नहीं हुआ। अगर आर्मी अमलाक पे हमला हुआ है तो उसमें आर्मी कोर्ट में उसका ट्रायल होगा, आर्मी उसका ट्रायल करेगी, क्योंकि ऐसे माजी में कभी भी नहीं हुआ कि GHQ पे हमला हुआ हो और कमांडर इंक्लूडिंग द मास्टरमाइंड। कुंडी साहब, इंक्लूडिंग द मास्टरमाइंड। बिल्कुल, मास्टरमाइंड मासूम बच्चे हैं। आप आज मुझे बताएं, आज जो वर्कर जलील और ख्वार हो रहे हैं उनके, आज जो नौजवान नस्ल जिसको इन्होंने बेरावी का शिकार किया था, क्या उनके लिए एक लफ्ज भी वो PTI के लीडर आज तक बोले हैं? वो तो कहते हैं मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। I have to take a short quick break. On this note, I have to take a short quick break. वापस आएंगे इसी नुक्ते पे मजहर अब्बास साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी मजीद सवाल करेंगे, एंड डॉक्टर तारिक साहब भी मौजूद है। Let's take a short quick break and then we'll come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मजहर अब्बास साहब, क्विक सवाल आपसे, आप मुतमईन हो गए हैं? दोनों हुकूमतें जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी ने वाज़े बता दिया कि मास्टरमाइंड 9 मई का उनके नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा हैं। क्या ये FIR में मौजूद है? ये FIR में लिखा है? देखिए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और चीज होती है। जब आप किसी को किसी चीज का मास्टरमाइंड कहते हैं ना, इट मीन्स कि यहाँ साजिश हुई, यहाँ वो हुई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये है, अगर ये दोनों कह रहे हैं
اور یہ کنونسڈ ہیں اور حکومت کنونسڈ ہے، وہ کیس میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک، کوئی ایک ایف آئی آر دے، ان کے اوپر تو ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ہے 9 مئی کی، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اس واقعے کو، ابھی تک تو ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہو کیا رہا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس میں جو بھی ملوث لوگ ہیں ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ بہت مختلف چیز ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے اس کے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ 1.25 مہینے میں اتنے لوگوں کو دیکھیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا 200 جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں اور 102 لوگوں کا ٹرائل کی بات ہوئی ہے، بعد میں جو آرمی آفیسرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ ابھی تک کیس کی چارج شیٹ میں جہاں تک مجھے پتا ہے اس چارج شیٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا، کس نے جو ہے یہ ساری سازش کی، کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے آپ اس کیس کو اس انجام تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ irrefutable evidence، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، آپ کے پاس تمام شواہد موجود ہیں، تو اگر تمام شواہد موجود ہیں تو اس کی بنیاد پہ ایک کمپیکٹ کیس کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ ٹھیک، رائٹ، یہ بیسک کوشچن ہے۔ رائٹ، لیکن 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو سزائیں ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا۔ آئی ہوپ کہ ڈاکٹر طارق صاحب اور کنڈی صاحب اس کا جواب دے پائیں گے۔ بٹ بریگیڈیئر حارث صاحب، کمنگ ٹو یو، جو مظہر باز صاحب نے سوال جنریٹ کیا تھا کہ اگر ملٹری کے اپنے حاضر سروس، اپنے سرونگ آفیسرز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو کیا یہ کنائیونس ان کانسپریسی تھا؟ نہیں، دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے اس میں، نیگلیجنس، غفلت، یہ اس طرح کے کیسیں گے کہ وہاں پر کیوں یہ چیزیں کروائی نہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنائیونس ان کانسپریسی یا کوئی کولابوریشن ان کانسپریسی نہیں تھا؟ نہیں، آرمی میں دیکھیں بہت ڈسپلن ہے، یونٹ آف کمانڈ، رینک فائل میں کوئی پرابلم نہیں ہے واٹ سو ایور، بٹ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ایسا ہے کہ ایون اف یو فیل ٹو ڈو یور کمانڈ ریسپانسبلٹی، دیٹ از اے بگ فیلئر آف کمانڈ، اور اس کے اوپر آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ٹھیک، بی ویری کلیئر، نو کنائیونس، نو کانسپریسی، ناٹ ایٹ آل، اینڈ آئی سے فلیٹلی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، کانسپریسی تو تھی بٹ نو کنائیونس، نو کولابوریشن۔ اور کولابریشن کانفرنس بھی دیکھیں، یہ ہے کہ اگر دے فیل ٹو ڈو دیئر اسائنڈ جاب، ایک آپ کو ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو غفلت کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے، اور کارروائی یہ نہیں ہوتی کہ بہت سخت سزائیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں، آپ کا سسپینڈنگ گریڈ ختم ہو جاتا ہے، یو آر ناٹ پروموٹڈ، یو آر سیکڈ، یو آر سینڈ ود بینیفٹ اینڈ وداؤٹ بینیفٹ۔ 101 پاراگراف جو ہم جنرلی وہ آپ اس کو زیادہ تشریح نہیں کرتے ہیں۔ لائک وائز اب یہ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بڑی کلیئر بات ہے، 25 مئی 2002 کو یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا پارٹی لیڈر نے کہ فوج، میر جعفر، میر صادق جانور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہ جن باجوہ کے خلاف یہ کروائی نہیں تھی، پھر دوسرا ایک ڈیکوریٹ سولجر کے بارے میں بات شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر اینٹی 9 کو دو کہ جی جنرل آصف منیر نے سب کچھ کیا۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کو اس دن اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھے میں نے یہ دیکھی، تو آپ کو اسی دن 9 میں کہنا چاہیے تھا کہ آئی ایم بینگ اریسٹڈ، اٹس اے میٹر آف 14 days، کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ میں واپس مجھے وہ بیل مل جائے گی۔ سیکنڈ، آپ نے پیسفل رہنا ہے، یو ہیو ٹو گو فار دھرنا اور یو کین ڈو پیس لانگ مارچ، بٹ نو وٹ سو ایور وائلنس۔ نیکسٹ ہی کہتے آپ نے وہ بھی نہیں کہا، پھر آپ نے لوگوں کے مائنڈ کو پولیوٹ، بچوں کے مائنڈ برین واش کیے، بچوں کے مائنڈ آپ نے پولیوٹ کر دیے، اور اس کا اثر کیا ہوا، کلمنیشن کب ہوئی، 9 میں کو ہو گئی۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی اس کے پیچھے کون کس کی پلان تھی، یہ پلاننگ میں اور 7 ایگزیکیوٹرز کون تھے، کس نے اس میں حصہ لیا، یہ چیزیں فوج نے اپنی کر لی۔ اب مے بی دے آر ٹیکنگ سم ٹائم ٹو فائنڈ ایکچولی 2+2 کر کے دین دے مائٹ بی گوئنگ اگینسٹ پولیٹیکل لیڈر جو ان کے جو بھی اس میں انوالو ہوتے تھے وہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے آئی تھنک اس کو ہمیں وہاں کو بڑا کلیئر رکھنا چاہیے کہ فوج نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بھی بتا دیا کہ دس از وٹ وی ڈونٹ کمپرومائز، اور شہداء کی فیملیز کے ساتھ جو ہوگا
14 के मज़ारों के साथ जो हुआ, यादगारों के साथ क्या हुआ, इसमें वी आर वेरी सेंसिटिव होंगे। ये बड़ा आपकी कमांड को अफेक्ट करता है और मोरल को फर्क पड़ता है। राइट, कमिंग टू यू डॉक्टर तारिक साहब, एक तो फौज ने आज बता दिया कि सानह 9 मई के बाद भी फौज की तरफ से भी कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स, ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल के बैठें और इस वक्त जो बहरानी कैफियत है उसमें से बाहर निकलने का, यानी कि एक नेशनल डायलॉग का एनवायरनमेंट, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ये तो फौज ने आज कहा। इसके अलावा जो मेरे पास खबर थी वो भी मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊं कि सानहा पुलिस लाइंस के बाद भी, सानहा पेशावर के बाद भी, फिर जब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी उस वक्त भी फौज की तरफ से सोमत के आला तरीन कमान यानी कि आर्मी चीफ की तरफ से वज़ीर आज़म को भी कहा गया, हुकूमत को भी कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिला के मुज़ाकरात करें। अब आज भी फौज ने इसको ऑन रिकॉर्ड रख दिया। सो क्या अभी भी मुज़ाकरात करेंगे आप लोग, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। रोजाना आप बताते हैं कि IMF का प्लान आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, नहीं मिलता। तो इलेक्शन ईयर भी है, इलेक्शन होने हैं। सो अभी भी मुज़ाकरात का टाइम है, मुज़ाकरात करेंगे तारिक साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है। अच्छा। मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों से और सियासी क़यादत से किए जाते हैं। हम मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हमेशा से रहे हैं और जब इमरान खान साहब यानी गुरूर और तकब्बुर के उस मीनार पे विराजमान थे कि जब वो किसी से यानी मुज़ाकरात तो दूर की बात है, हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे लीडर ऑफ अपोजिशन से, उस वक्त भी हम कहते थे कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान के मसाइल गंभीर हैं, कोई एक सियासी जमात इनको अकेले हल नहीं कर सकती और मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे चलाया जाना चाहिए। हम तो उस वक्त भी मुज़ाकरात के हामी थे। लेकिन 9 मई के जिन वाक़यात का जिक्र अभी हो रहा है, देखें, एक बात गरीदा आप ज़हन में रखें कि अगर आप, ये भी सवाल आपने किया कि मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों बातों को मैं समअप करता हूँ आपके दोनों सवालात को। ये बताएं कि अगर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां होती हैं, अगर किसी चौकी पे 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग हमलावर हों तो हम उन्हें कहते हैं दहशतगर्द हैं, कहते हैं ना, और उनका बाकायदा ट्रायल जो है करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी गई। मैं उस वक्त अपनी यानी हमारी जमात की गवर्नमेंट थी, मैंने था, तो हमने वोट दिया, जो इंसार साहब वज़ीर दाखिला थे, मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील का बिल पार्लियामेंट से पास हुआ। क्या करना है जी? दहशतगर्दों का ट्रायल करना है। तो अब मेरा सवाल ये है कि एक चौकी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की एक चौकी पे हमला करने वाले लोग तो दहशतगर्द हैं, GHQ पे हमला करने वाले लोग दहशतगर्द नहीं है, तो उनका ट्रायल क्यों ना हो मिलिट्री कोर्ट्स में? फिर मिलिट्री कोर्ट्स को आप ये देखें कि पहली दफा नहीं है, फिर उसका कानून चेंज नहीं हो रहा, सिविलियंस का ट्रायल होने का उसमें शिक पहले से मौजूद है। तीसरी बात, इससे पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील के बाद केसेस वहां पे ज़ेर समात रहे हैं और फैसले हुए हैं, यानी मेन मकसद था स्पीडी ट्रायल, फौरी इंसाफ, फौरी फैसले। उसमें किसको एतराज हुआ है जनाब कि मिलिट्री कोर्ट्स ने बेगुनाह लोगों को फांसी पे चढ़ाया है? किसी को नहीं हुआ। अच्छा, फिर आखिरी बात, उसके बाद भी अपील का जो राइट है वो आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है। जब आपके खिलाफ कोई फैसला हो जाए तो अल्टीमेट डिसीजन जो है वो दोबारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, और अगर कोई गलत फैसला करेगी मिलिट्री कोर्ट तो वो शख्स को रिलीफ मिल जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पे ह्यू एंड क्राई किस चीज का है। ये सिर्फ इसलिए कि अगर उन्होंने, यानी मिलिट्री ने, अगर अपने सीनियर तरीन अफसरान को अगर उन्होंने सजा दी है तो इसका मतलब, दोबारा मैं कहूंगा कि दे आर डैम सीरियस। ठीक है, अवाम भी इस वाकयात को, कोई एक फर्द मुझे बता दें जिसने से कंडेम ना किया हो। ठीक, राइट। अगर वो उन अफसरान को सजा दे सकते हैं तो जो सिविलियंस हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, बिल वास्ता बिला वास्ता मास्टर माइंड हैं, सहूलतकार हैं, मशवरे देने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हैंडलर्स हैं, उनके ट्रायल क्यों ना मिलिट्री कोर्ट्स में और सजा दी जाए, उन्हें जरूर दी जानी चाहिए। Sorry to cut you there, sorry to interrupt, I have to take a short quick break in live program में। कुंडी साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके पास सवाल पुट अप करूंगी। Let's take this short quick break and then come back. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज दुबई में मुलाकात शेड्यूल्ड है बिटवीन नवाज शरीफ एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कुंडी साहब, क्या एजेंडा है इस मुलाकात का?
देखिए गरीदा, मुझे नहीं पता कि मीडिया ने क्यों ऐसी कोई हाइप दी है। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब और चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब अपने रूटीन विजिट पे दुबई गए हुए हैं और एक्सीडेंटली कहें या मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और मरियम नवाज साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। एज सच कोई पहले से कोई मीटिंग अरेंज नहीं थी और ऐसी भी कोई मीटिंग अरेंज नहीं है। अगर पहले भी मुलाकातें इनकी आपस में पॉलिटिकल लीडर्स के हुए हैं, एज सच कोई ऐसे ऑफिशियली कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। अगर मुलाकात हो जाती है सियासत में इत्तेफाकिया हादसाती कुछ नहीं होता, और अगर कुछ हादसाती या इत्तेफाकिया होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता। आप बना लेना, आप किसने मना किया कि आप हादसा बनाएं, इत्तेफाकिया बनाएं, जो भी बनाएं, वो तो आपका जमहूरी हक है। मजहर अब्बास साहब से पूछूंगी कि इसका क्या बनाते हैं वो। लेकिन मैं आपको मतलब है कि मैं इसको ये बता चाहता हूँ, देखें कि ये चीजें हैं। पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और उसके लिए चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब अपनी टीम के साथ गए हुए थे और उनके साथ ऑफिशियल एक मीटिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि मीटिंग भी हुआ था, कुछ हुआ है। ऐसा मियां साहब गालिबन आए हुए हैं 2 हफ्ते के लिए और चेयरमैन साहब ने जो है आगे ट्रेवल करना है और वो अपने ऑफिशियल विजिट पे जापान जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। उस पे मतलब है कि वो आगे जा रहे हैं, तो उनको अपनी बहन के साथ उन्होंने जो है, क्योंकि ईद के मौके पर उन्हें आगे ट्रेवल करना है, तो अपनी बहन के साथ ईद मना के उन्हें आगे ट्रेवल करना है, तो इसीलिए जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और मीडिया में एज ऑफिशियल स्पोक पर्सन मीडिया में देख रहा हूँ कि मीटिंग सेट है और पत्नी कौन सा मीटिंग हो रही है। ऑफिशियली कोई हमारा कोई ऐसे इस पे वो नहीं है कि मीटिंग ऐसी है या कुछ है, और मौजूद है तो अगर मुलाकात हो जाती तो इतनी बड़ी बात मेरे ख्याल में नहीं है कि नॉर्मल रूटीन की होती है। बड़ी सादगी, बड़ी मासूमियत के साथ आपने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मजहर अब्बास साहब, लास्ट कमेंट, क्या आप एग्री करते हैं? मैं साथ हूँ, आप उसके अंदर मिर्च मसाला डाल दें। मजहर अब्बास साहब। हाँ, बहुत ही इत्तेफाकिया चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में। इत्तेफाकिया तौर पे वो पाकिस्तान में थे और इत्तेफाकिया तौर पे मियाँ साहब दुबई पहुंच गए और इत्तेफाकिया तौर पे जरदारी साहब भी दुबई पहुंच गए और इत्तेफाकिया तौर पे तवील मुलाकात हो गई और शायद डिनर भी साथ करें, इसकी भी इत्तलात हैं। होने में, मुलाकात होने में, मीटिंग होने में कोई ऐसी ताज्जुब की बात भी नहीं है जी। और जाहिर है मियाँ साहब दुबई पहुंचे हैं और जरदारी साहब तो हैं। आप ये बताएं कि मियाँ साहब तो हज के लिए जा रहे थे, तो दुबई क्यों पहुंचे मियाँ साहब? जाहिर है अब कुछ लोगों से अगर मुलाकात करनी है तो उसी लिए पहुंचे होंगे, और बिजनेसमैन वगैरह से तो मुलाकात वैसी ही होती रहती है जी। तो इसलिए उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है मेरी नज़र में। लेकिन दूसरी बात जो अभी तारिक फजल साहब कह रहे थे गरीदा, देखिए ये एडमिशन है, सिविलियन गवर्नमेंट चाहे ये हो या पिछली हो, ये एडमिशन होता है कि हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस काबिल नहीं बना सके कि आज हम इवन अगर देखें आर्मी चेक पोस्ट पे भी अटैक्स हो, उन चीजों पे आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट आपने बनाई थी ना 1997, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके, एक हफ्ते में फैसले होने थे। Totally agree. मजहर अब्बास साहब, sorry to cut you there. Sorry to cut you there. Totally agree. बड़ी जबरदस्त बात है, मैं इससे 100% जो है एग्री करती हूँ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी कम है। तारिक साहब का मैं आखिरी कमेंट लेना चाह रही हूँ। तारिक साहब, जैसे मजहर अब्बास साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हज पे जाना था, इत्तेफाकिया तौर पे वो दुबई पहुंच गए, तो ये क्या इत्तेफाक हो रहा है दुबई में? किस चीज पे इत्तेफाक हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहा जाता है कि कोई एक शख्स अगर बयान दे तो क्या उसकी हाँ में मैं अपनी हाँ मिलाता हूँ, तो कुंडी साहब की मासूमियत में भी मैं अपनी मासूमियत शामिल करता हूँ सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि ये जो सियासी बंदों के दरमियान जो मुलाकातें होती हैं, ये वाकयात होते रहते हैं, इनमें कोई अनहोनी बात नहीं है। तीसरी बात ये कि मुल्क में जो इस वक्त कैफियत चल रही है और उसके बाद आगे गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होने जा रही है, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, और उसमें क्या सूरत हाल होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी गवर्नमेंट में है ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अभी इकट्ठी हैं, क्या पीडीएम को इलेक्शन अलायंस बनता है, नहीं बनता, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ती हैं, ये सारे वो मामलात हैं जो कि अभी ज़ेरे बहस है पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप के दरमियान। खबर दे दी आपने, लीडरशिप की बातें होती रहती हैं। खबर दे दी आपने। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, माजरत आपको यहाँ पे कट करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, मजहर अब्बास साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। तो जो दुबई में इत्तेफाकिया मुलाकात हो रही है
اس میں چلتے چلتے جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دیں کہ عین ممکن ہے اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، اس سال ہونے ہیں یا اگلے سال ہونے ہیں. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.